स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बॉन्ड एवोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने कुछ की टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बॉन्ड्स की फेस वैल्यूएशन को डिस्कस किया, उसकी मार्केट प्राइस को डिस्कस किया, उसकी मैच्योरिटी डेट को हमने डिस्कस किया। तो अब उसी कंटिन्यूटी में हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको पिछले लेक्चर का दे दूं। हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था फेस वैल्यू का, कि बॉन्ड की अमाउंट को फेस वैल्यू कहा जाता है कि वो किस डिनोमिनेशन का है। 1000 रुपये वाला बॉन्ड है, 5000 वाला या 10,000 वाला, उसको उसकी फेस वैल्यू कहा जाता है। फिर हमने कूपन रेट की बात की थी। कूपन रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन जब बॉन्ड की लफ्ज़ आती है, बात आती है, तो हम उसको कूपन रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? तो अगर मिसाल के तौर पे एक बॉन्ड 5 साल के लिए इशू किया है 8% पे, तो 8% जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? कूपन रेट कहलाएगा। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कूपन पेमेंट का। कूपन पेमेंट क्या थी? बेसिकली कि जो अगर आपने 100 रुपये का बॉन्ड है, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी, और आप 8% पे कर रहे हैं, तो 100 रुपये का 8% 8 रुपये बनता है, तो 8 रुपीज़ बेसिकली कूपन पेमेंट है। इसी तरीके से हमने जिक्र किया लास्ट टाइम, कीवर्ड्स कुछ डिस्कस किए थे इशू प्राइस की, कि जिस कीमत पे कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसको इशू प्राइस कहा जाता है। मार्केट प्राइस क्या है? ये सेकेंडरी मार्केट की प्राइस होती है, जहाँ पे बॉन्ड की सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है। और फिर मैच्योरिटी डेट की हमने बात की थी। मैच्योरिटी डेट से मुराद वो डेट है जिस डेट पे बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और उसके बॉन्ड होल्डर को प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल जाएंगे पैसे। रिडम्पशन प्राइस क्या थी? रिडम्पशन प्राइस ये थी कि जब कंपनी को अगर ज़रूरत हो तो कंपनी कॉल कर लेती है अपना बॉन्ड्स को, या कस्टमर को अगर पैसा ज़रूरत हो तो वो पुट ऑप्शन के तहत अपना कंपनी को बॉन्ड सेल कर देता है। तो आज हम कॉलेबल बॉन्ड्स को और पुटेबल बॉन्ड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी यील्ड की। यील्ड क्या? बेसिकली वो पैसा, वो अमाउंट जो इंटरेस्ट के तहत कस्टमर को मिल रही होती है, उस रेवेन्यू को, उस इनकम को या उस प्रॉफिट को हम यील्ड कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 को। अभी हमने पिछले लेक्चर को ओवरव्यू किया, कुछ चीज़ें हमने रिवाइज की ताकि ज़हन नशीन हो जाएं। तो आज हम बॉन्ड की प्राइसिंग की तरफ जाएंगे। बॉन्ड्स आर प्राइस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देयर फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रीम। बेसिकली बॉन्ड की वैल्यू का तयन किस तरह किया जाता है कि हमने पिछले टाइम वाली मनी में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक असूल है कि हमेशा इसमें फ्यूचर को मद्देनज़र रखा जाता है कि फ्यूचर में जो है हमें क्या अर्निंग होगी। तो बॉन्ड की प्राइस के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी और एनुअल इंटरेस्ट इनकम को हम देखते हैं, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स पर पार वैल्यू। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, बॉन्ड्स की पार वैल्यू किसे कहते हैं, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड प्राइस आर ड्रिवन बाय द मार्केट यील्ड। मार्केट यील्ड के हिसाब से बॉन्ड्स की प्राइस का तयन किया जाता है कि किस कंपनी का बॉन्ड या किस टेन्योर में। मेजर चीज़ क्या? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपका टाइम पीरियड है। तो ये दो चीज़ें जो है बेसिक एवेल्यूएट करने में आसानी करती है कि बॉन्ड की जो है यील्ड कितनी होगी। अप्रोप्रिएट यील्ड एट विच द बॉन्ड शुड सेल इन डिटरमाइंड बिफोर द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? डिटरमाइन द मार्केट। मार्केट से पता चलता है कि हमें कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है, प्रैक्टिस है। ये इकोनॉमिक एंड इश्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकम अ बॉन्ड्स मार्केट यील्ड। मार्केट यील्ड बिकम द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज टू वैल्यूएट द बॉन्ड। हमने लास्ट टाइम दो वर्ड्स यूज़ किए थे, डिस्काउंट और प्रीमियम। डिस्काउंट क्या है? जब कोई चीज़ अपनी असल फेस वैल्यू से कम पे बिके तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। अगर वो अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बिके तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉन्ड 100 रुपये का है, 95 रुपीज़ का अगर सेल आउट हुआ तो इसका मतलब है 5 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और अगर आप उसको 100 रुपये के बॉन्ड को फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचते हैं तो 105 का बेचते तो 5 रुपये आपका प्रीमियम हो गया। बॉन्ड प्राइस आर कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट बेसिकली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ द कूपन पेमेंट। हमने चूँकि अब स्टार्ट में आपको कीवर्ड समझाने का मकसद ये था। कूपन पेमेंट क्या है? कूपन पेमेंट वो पैसा जो कस्टमर को डे एंड पे मिलना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ कूपन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एट द मैच्योरिटी। ये बेसिकली बॉन्ड की प्राइस का तयन करती है। कंपाउंडिंग रेफर द फ्रीक्वेंसी कूपन आर पेड। हमने टाइम वाली मनी में भी एक लफ्ज़ यूज़ किया था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपके कैश फ्लो, आपका प्रिंसिपल उसमें कंपाउंड हो रहा होता है और उसमें मार्कअप लग रहा होता है। कंपाउंडिंग हो रही होती है कि आपका पहले साल का जो आपका इनकम है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन जाती है और आपके प्रिंसिपल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर उसी प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो बेसिकली आपका जो इनकम है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन रही होती है और कंपाउंड हो रही होती है।
कंपाउंडिंग रेफर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन आर पेड, एनुअल कंपाउंडिंग कूपन पेड वंस पर ईयर, और सेमी एनुअल का मतलब यानी कि हाफ ईयरली होगा, कंपाउंडिंग कूपन पेड एवरी 6 मंथ। तो सेमी एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, और सेमी एनुअल का मतलब सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि 6 माह बाद। अभी छोटी सी एग्जांपल है बॉन्ड प्राइसिंग एग्जांपल के। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ $1000 पार वैल्यू 20 ईयर बॉन्ड दैट पेज 9.5% कंपाउंड एनुअली व्हेन द मार्केट रेट इज 10%। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो पार वैल्यू क्या है जी, $1000। कितने साल का बॉन्ड है, 20 साल का। पे कितना कर रहा है, 9.5% के हिसाब से, जबकि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो आपका 10% है। तो जो आपकी इनपुट है, ये फंक्शन आ गए, इनपुट में आप देखें आपका 20 साल एन आपका नंबर ऑफ ईयर आ गया, आई आपका इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है जी। और ये 95 आपका 9.5% के हिसाब से आपका पेमेंट आ गई, और 1000 आपकी फेस वैल्यू आ गई। अब इसमें आप ये देखें कि इसको आप प्राइसेस की डिटर्मिनेशन आप कर लेते हैं। अब कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम बॉन्ड की यील्ड को मेजर करते हैं। उसमें आपकी करंट यील्ड है, यील्ड टू मैच्योरिटी है, यील्ड टू कॉल है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो सबसे पहले हम करंट यील्ड की तरफ आते हैं। करंट यील्ड से मुराद ये है कि वो पैसा, वो इनकम, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर को, बॉन्ड होल्डर को मिलता है, उसे करंट यील्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने 10 साल के लिए बॉन्ड लिया और 5 साल बाद वो जनाब सब बॉन्ड सेल करने आता है, तो 5 साल का जो उसका मार्कअप है, जो इंटरेस्ट है, जो इनकम है जो उसको मिलेगी, उसकी करंट यील्ड कहलाएगी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, अगर वो बॉन्ड का टेन्योर पूरा हो जाता है और कंपनी जो प्रॉमिस किया था कि 10 साल के लिए हम आपको 10% पे दे रहे हैं बॉन्ड, और 10 साल बाद 10% के हिसाब से जो उसको अमाउंट मिलेगी वो यील्ड टू मैच्योरिटी होगी। यील्ड टू कॉल क्या है, हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, कॉल एबल बॉन्ड्स और पुटेबल बॉन्ड। कॉल एबल बॉन्ड्स क्या था, कॉल एबल से मुराद ये है कि जो बॉन्ड इशूअर है, या गवर्नमेंट, बॉन्ड इशूअर कौन है, गवर्नमेंट है या पब्लिक जनरल पब्लिक कंपनीज है, तो वो जब उनको मार्केट में वो देखते हैं कि बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो वो अपने बॉन्ड्स रीपरचेज कर लेते हैं। तो अब वो जो कॉल करते वक्त उन्होंने रीपरचेज किया, वो जो यील्ड कस्टमर को मिल रही होती है, वो उसको यील्ड टू कॉल कहा जाता है। इसी तरीके से एक राइट दिया जाता है कस्टमर को, यानी कि बॉन्ड होल्डर को, कि अगर वो वक्त से पहले प्री मैच्योर या अपने उस बॉन्ड को बेचना चाहिए, उसका पैसा यूज होता है, तो उसे कहते हैं पुट एबल ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी कहते हैं, पुटेबल बॉन्ड भी कहते हैं। तो वो राइट किसके पास है, वो कस्टमर के पास। यानी कि दो किस्म के राइट्स हैं। एक राइट आपके पास हो गया बॉन्ड इशूअर का जो कॉल ऑप्शन कहलाएगा, एक बॉन्ड होल्डर का जो कि पुटेबल ऑप्शन कहलाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है कि आप मार्केट की फ्लक्चुएशन से आप देख रहे होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी मेजर करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड रेट क्या मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। करंट यील्ड का सिंपल सा फार्मूला है, सिंपलेस्ट यील्ड कैलकुलेशन ओनली लुक्स द करंट इनकम। करंट यील्ड का फार्मूला है एनुअल इंटरेस्ट आप साल का देखेंगे डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सिंपल सा फार्मूला है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड आ गया, तो आप करंट यील्ड निकाल लेंगे। यील्ड टू मैच्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी पे जो भी इसकी वैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली यूज टू यील्ड कैलकुलेशन, ट्रू यील्ड रिसीव इफ बॉन्ड इज हेल्ड टू द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्योंकि जब लफ्ज़ से जाहिर है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि ऐसा पैसा जो मैच्योरिटी में मिलेगा, तो उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। एज्यूम ऑल, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, एज्यूम ऑल इंटरेस्ट इनकम इज ए री इन्वेस्टेड द रेट इक्वल टू द मार्केट रेट एट द टाइम ऑफ यील्ड टू कैलकुलेशन, नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऐसे मौके पर आप जब देखते हैं कि आपकी इनकम जो है वो इंटरेस्ट रेट के इक्वल आ गई है, हो गई है, तो आप क्या करते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब री इन्वेस्ट करते हैं, आपका रिस्क लेवल 0 पे आ जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस्ड अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, हमने टाइम वैल्यू मैंने बात की थी पीवी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड एप्रिसिएशन ऑफ द बॉन्ड, कि उस टेन्योर में जितना बॉन्ड की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, इफ हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी अगर वो हेल्ड रखता है तो वो भी यील्ड टू मैच्योरिटी है। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट विदाउट फाइनेंशियल कैलकुलेटर, यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, उसका फार्मूला है, हम उससे इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर से उसको मेजर करते हैं। अब वो क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी, फाइन यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द 7%, 7.5% 1000 पार वैल्यू बॉन्ड की है, दैट हैज़ 15 ईयर, नंबर ऑफ ईयर 15 आपको दे दिए, और मैच्योरिटी इन करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट। अब मार्केट प्राइस की है $809.50। अब इनपुट पे नंबर ऑफ ईयर 15 आ गया आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू आपको उसने दे दी 809 रुपये दे दी, और
पेमेंट उसने कहा जी 7.5% के हिसाब से तो 75 रुपये बनती है, 7.5% अगर आप $1,000 का लें, और उसकी फेस वैल्यू क्या है जी आपकी 1000, तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यील्ड टू कॉल, यील्ड टू कॉल क्या था, ये राइट किसका था, ये बेसिकली बॉन्ड इशूअर का राइट था, जो लोग बॉन्ड इशू करते हैं वो गवर्नमेंट है या पब्लिक कंपनी है। सिमिलर टू यील्ड टू मैच्योरिटी एज्यूम बॉन्ड विल बी कॉल्ड ऑन द फर्स्ट कॉल डेट। अब जिस डेट को कॉल किया जाता है उसे कॉल डेट कहा जाता है, और वो जो पेमेंट होती है उसे कॉल पेमेंट कहा जाता है। लफ्ज़ ज़ाहिर है, कॉल ऑप्शन में जो प्राइस होगी वो कॉल प्राइस कहलाएगी, और जो डेट है वो कॉल डेट कहलाएगी। यूज बॉन्ड कॉल प्राइस प्रीमियम इंस्टेड ऑफ द पार वैल्यू, ट्रू यील्ड रिसीव इफ बॉन्ड इज हेल्ड टू द बॉन्ड। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। अब फाइंड द यील्ड टू कॉल 20 ईयर 10.5% रेट बॉन्ड इज करंटली ट्रेडिंग 1204 रुपये पे उसका करंट रेट चल रहा है, बट कैन बी कॉल्ड इन 5 ईयर। आपके पास एक बॉन्ड था जो कि 20 साल के लिए था, लेकिन 5 साल बाद उसको कॉल कर लिया गया। उस वक्त उसकी वैल्यू करंटली थी $1204 थी, और अब कॉल प्राइस उसकी क्या है जी $1085 है। तो नंबर ऑफ N 5 आ गया आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू $1204 आ गई। पेमेंट आपकी 5% के हिसाब से लगाएंगे तो आपका 10 या 10.5% था, 10.5 था, तो वो आपकी बन गई है आपको 105 रुपये, और 1085 रुपये जो उसकी फ्यूचर वैल्यू थी, उसने 5 साल के बाद जो उसकी वैल्यू बनी वो उसका डिस्कस किया। अच्छा, इसके मुतालिक हम एक जूम पे सेशन भी करेंगे तमाम स्टूडेंट्स के साथ मिलके। उस जूम के सेशन में जो आपका खासतौर पे न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, फार्मूलाज को, और एक हम लेक्चर ऐसा रखेंगे जिसमें खासतौर पे टाइम वैल्यू मनी हो गया, आपका प्राइस बॉन्ड हो गया, उसमें हम स्लाइड्स की बजाय हम वाइट बोर्ड पे उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें न्यूमेरिकल में मैं आपको सारे फार्मूलाज लिखवा दूँगा, और एग्जाम्पल को आप फॉलो करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है जी, यूज बाय इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द एक्टिविटी ट्रेड इन हैंड एंड आउट of the bond rather than the whole until maturity date. Similarly, yield to maturity, जिसका yield to maturity में क्या था, आपको एक खास टाइम पीरियड के बाद जाके आपको इनकम मिलनी है। तो एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न में यही होता है कि आपको एक आप फ्यूचर वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि मुझे अगर मैं 5 साल या 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा या यील्ड मिलेगी। यूज एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द एक्सपेक्टेड सेल डेट इंस्टेड ऑफ द पार वैल्यू। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम मार्केट प्राइस को मद्देनजर रखते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड सेल की डेट के मद्देनजर रख के हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं पार वैल्यू को। ये इसी तरह एग्जांपल है जी, फाइंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 7.5% बॉन्ड है, करंटली प्राइस जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो आज $810 थी, और एक्सपेक्टेड रेट 960 रुपये आपके पास आ गया, फ्यूचर वैल्यू आ गई विद इन 3 ईयर, तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 3 साल का, वो होल्डिंग प्राइस है बेसिकली। तो अब वो क्या आ गया आपके पास, आपका नंबर ऑफ ईयर 6 साल आ गया आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू $810 आ गई, पेमेंट आपकी 37.50 आपके पास आ गई, और फ्यूचर वैल्यू $960 आपके पास आ गई। और जो हमने स्टार्ट में एक फार्मूला पढ़ा था करंट यील्ड का डिवाइडेड बाय परसेंटेज डिवाइड बाय आपका जो पार वैल्यू है, तो उसके तहत आपका पास इसकी वैल्यू आ गई 7.205। बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है जी, अ मेजर ऑफ द बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी विच कैप्चर बोथ प्राइस एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड विच इज़ यूज टू इंडिकेट हाउ अ बॉन्ड विल रिएक्ट इन डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ एनवायरनमेंट। बॉन्ड ड्यूरेशन क्या है कि कोई बॉन्ड जो है उसकी अपनी पार वैल्यू क्या होगी, और उसका जो है रेट ऑफ रिटर्न के बाद उसकी जो फेस वैल्यू है वो उसको इन्वेस्टमेंट इनको री इन्वेस्ट हो सकता है या नहीं, तो री इन्वेस्टमेंट से उसकी बॉन्ड की ड्यूरेशन का अंदाज़ा होता है। मेजर करते हैं कि बॉन्ड की प्राइस क्या है, उस बॉन्ड को हम री इन्वेस्ट कर दिया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी एन्युटी बॉन्ड। एन्युटी बॉन्ड बेसिकली क्या लफ्ज़ से ज़ाहिर है, एन्युटी बॉन्ड होता है जो जिसमें आपकी कैश फ्लो सेम हो रहे होते हैं। एन्युटी में हमने इसी का टाइम एक्चुअली। तो एन्युटी बॉन्ड में क्या है कि जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लमसम हर साल एक जैसा मिलता रहता है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख का बॉन्ड लिया, 10% आपका जो था वो आपका इंटरेस्ट रेट था, तो 10 साल बाद 10% के हिसाब से हर साल का जो एन्युटी सेम कैश फ्लो के साथ आपको मिल जाएगी, इसे एन्युटी बॉन्ड कहा जाता है। इंप्रूवमेंट ओवर द यील्ड टू मार्केट बिकॉज द फैक्टर री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क डेफिनेटली उसमें कुछ इकोनॉमिक कंडीशन इन्वॉल्व होती है, किसी मुल्क की कंडीशंस क्या हैं,
वार एंड पीस की सूरत हाल में डिफरेंट मार्केट का साइज होगा, इकनॉमिक फैक्टर रहता है, फैक्टर प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ की इंडिकेटर्स हैं जो कि मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। मार्केट फ्लक्चुएट करते हैं तो उससे बॉन्ड की प्राइस पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा इफेक्ट करती है, और कंपनी की फाइनेंशियल्स बेहतर हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, तो उसके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ज़्यादा बेहतर नहीं रहे तो डेफिनेटली बॉन्ड की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे कि कंपनी लॉस में जा रही है। Compare the sensitivity to change in the interest rate. Bond duration is the average amount of time that it take to receive the interest and the principal. अब बॉन्ड ड्यूरेशन क्या हो गया, जितने अरसे के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब आपको आपका असल प्रिंसिपल और आपका एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो आपको मार्कअप मिलता है, जो यील्ड मिलती है, जो प्रॉफिट मिलता है, उस स्पैन को, उस टाइम को बॉन्ड ड्यूरेशन कहा जाता है। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ द कैश फ्लो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ द बॉन्ड डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट टाइम। अगर आपने कोई चीज़ अपना डिस्काउंटिंग, मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ चीज़ फ़ौरन लिक्विडेट करनी पड़ती है तो आपको फिर डिस्काउंट पे बेचना पड़ती है। जनरली हमने जो डिस्कस किया, बॉन्ड ड्यूरेशन को डिस्कस किया, उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी। बॉन्ड विद द हायर कूपन रेट, कूपन रेट हमने स्टार्ट में आपको बताया। कूपन रेट क्या होता है, वो रेट जो कंपनी बॉन्ड इशू करता है एट द टाइम ऑफ इशुएंस, कि हम आपको, अगर आप हमसे बॉन्ड खरीदते हैं तो इतना पैसा आपको जो है पे करेंगे, उस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहा जाता है। बॉन्ड विद द लॉन्गर मेच्योरिटी हैव लॉन्गर ड्यूरेशन, जिनकी मेच्योरिटी ज़्यादा होगी जाहिर बात है उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। शॉर्टर बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ड्यूरेशन भी कम होगा। बॉन्ड विद हायर यील्ड टू मेच्योरिटी लीड टू शॉर्टर ड्यूरेशन। अच्छा, बॉन्ड ड्यूरेशन इज अ बेटर इंडिकेटर देन द बॉन्ड मेच्योरिटी ऑफ इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी। अब इसमें दो चीज़ें हैं। वो कहता है इफ़ इंटरेस्ट रेट आर गोइंग अप, जब हमने स्टार्ट में वो थम्स अप और थम्स डाउन का हमने फिगर आपको दिया था पिछले लेक्चर नंबर 5 में, तो ये वही बात, इफ़ इंटरेस्ट रेट आर गोइंग अप होल्ड बॉन्ड विद शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड को होल्ड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अर्निंग कर सकें। इफ़ इंटरेस्ट रेट आर गोइंग डाउन होल्ड बॉन्ड विद लॉन्ग ड्यूरेशन, तो हम उसको लंबे अरसे के लिए अपने पास होल्ड कर लेते हैं ताकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बेहतर होगा तो हम उसको सेल कर दें। कैलकुलेशन ड्यूरेशन के जी, सबसे पहले स्टेप 1 पे हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ईच कूपन, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है और प्रिंसिपल पेमेंट उसकी क्या है। सेकंड स्टेप पे हम करते हैं डिवाइड द दिस प्रेजेंट वैल्यू बाय करंट मार्केट प्राइस, हम उस पीवी को डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस पे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल दिस रिलेटिव वैल्यू बाय द ईयर इन विच कैश फ्लो टू बी रिसीव्ड। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को जितने साल के लिए हम लेने जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, रिपीट स्टेप 1 थ्रू थर्ड ऑफ ईच ईयर इन लाइफ ऑफ द बॉन्ड एंड देन ऐड अप द वैल्यूज ऑफ द कंप्यूटेड इन स्टेप 3। अब ये हुआ कि अब इसकी हम डायग्राम से हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला कॉलम देखिए आपके पास ईयर आ गया, टाइम पीरियड आ गया 1 2 3 4 5 साल के लिए बॉन्ड है। एनुअल कैश फ्लो आपके पास, कैश फ्लो जब एनुअल की बात हो रही है, एनुअलिटी मतलब तो हर साल आप 75 रुपये आपका कैश फ्लो आ रहा है। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपके पास आ गया, 8% पे आपने बॉन्ड इशू किया तो ये इसके हिसाब से 8% आपकी वैल्यू आ गई। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो क्या हुआ, हमने कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अगर आप बात करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये उस टेबल से वैल्यू जो अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पड़ी थी। वो कैसे कि हमने 8% में जाके पहले साल का देख लेना है, फिर 8% में जाके दूसरे साल का रेट देख लेना है, फिर तीसरे साल में जाके 8%। तो ये वो टेबल है प्राइस वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की 8% के हिसाब से। टेबल की वैल्यू आ गई हमने 15 ईयर की वैल्यू में। कॉलम नंबर 2 एनुअल कैश फ्लो विल बी मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। अब फिफ्थ कॉलम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय द करंट मार्कअप ऑफ द बॉन्ड। अब वो क्या थी, उसमें हमने ऐड करना था मार्केट प्राइस। अब इसको हमने क्या किया, हमने कॉलम नंबर 4 को डिवाइड कर दिया जो हमारा मार्केट की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 957 थी वो, तो हमने इस वैल्यू को कॉलम नंबर 4 का जो आंसर था उसको हमने $957 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू, यानी डिविडेंड बाय करंट मार्केट प्राइस। अब हम टाइम वेटेड की बात करते हैं, तो इस फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, क्योंकि हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ईयर। अब फर्स्ट कॉलम विल बी मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ कॉलम, तो टाइम वेटेड रिलेटिव कैश फ्लो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ कॉलम, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आप ये देखें कि ड्यूरेशन कितना बढ़ता है, 9.36 ईयर्स, इसमें ये आपका आएगा। कब, इफ दिस बॉन्ड इज प्राइस टू बी यील्ड 8%, इट विल बी कोटेड इन द मार्केट
एट 957 जो हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस के लिए थी। तो ये एक एग्जांपल थी समझाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि आपको ड्यूरेशन कैलकुलेशन फॉर द 7.5%, ठीक है। तो 15 ईयर बॉन्ड प्राइस यील्ड टू 8%, तो हमने 8% यहाँ पे लिया, 15 साल लिए 15 ईयर ले लिया और 7.5 आपका यील्ड आ गया, एनुअल कैश फ्लो आ गया। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, बॉन्ड की लाइफ बड़ा अहम है ये कि बॉन्ड की इम्यूनाइजेशन क्या होगी। स्टडी टू ड्राइव स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द व्हाट हैपन टू मार्केट इंटरेस्ट रेट ओवर होल्डिंग पीरियड, कि आपने कितने अर्से तक के लिए बॉन्ड को होल्ड कर रखा है। सीक ऑफसेट द ऑपोजिट चेंजेस इन द बॉन्ड वैल्यूएशन कॉज्ड बाय द प्राइस इफेक्ट एंड रीइन्वेस्टमेंट रिटर्न। आप जब भी बॉन्ड को देखते हैं तो उसका प्राइस इफेक्ट देख रहे होते हैं कि आपके इसमें चेंजेस जो मार्केट में आ रही हैं कि प्राइस का इफेक्ट क्या आ रहा है, और क्या हम इसको लो पे सेल करके हायर पे सेल करके जब लो हो तो उसको दोबारा ले लें, वो री इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्योंकि जनरली एक फिनोमेना ये है कि आज एक चीज़ सस्ती है तो हम खरीद लेते हैं, जैसे उसकी कीमत बढ़ती है कुछ अर्से बाद हम उसको बेच देते हैं। जैसे आजकल प्रॉपर्टी की हम एग्जांपल लें तो लोग क्या आजकल मार्केट में सलाम पे डाउन है तो लोग सस्ती कीमत पे प्लाट खरीद रहे हैं, 2-4 साल बाद बोल के हालात कुछ बेहतर हो गए तो जाहिर बात है प्रॉपर्टी की रेट शूट करेगी तो बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी अपने आज परचेज़ कर ली, 2-4-6 महीने बाद इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, डॉलर रेट बढ़ता है तो गाड़ी बिक जाती है। जैसे आज से 2-3 साल पहले जिसने कोई टोयोटा कोरोला XLI GLI या होंडा सिटी ली थी, उसमें मार्केट प्राइस उसकी थी 1300 सीसी गाड़ी की फॉर एग्जांपल 16 से 17 लाख के करीब थी। अब वही कीमत राउंड अबाउट 23 से 24 लाख रुपये है, तो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। तो आज वो मार्केट में अगर वो सेल करने में यूज़ गाड़ी को जाएगा तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी, यानी कि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा उसको मिलेगी, तो उसका प्रीमियम कहलाएगा। प्राइस इफेक्ट क्या है? चेंज इन बॉन्ड वैल्यू कॉज्ड बाय द इंटरेस्ट रेट चेंज। री इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ आ जाती है? री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं एज अ कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट क्या होती है? वो पैसा जो 5 साल बाद या 10 साल उसको अदा किया जाएगा। कूपन पेमेंट आर रिसीव जैसी मिलती है, दे आर री इन्वेस्टेड, वो उस पैसे को भी री इन्वेस्ट कर देता है एट हायर और लोअर रेट ऑफ द ओरिजिनल कूपन रेट। तो वो जो उसको प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो उसको कूपन पेमेंट मिली, वो कूपन पेमेंट को री इन्वेस्टमेंट कर देता है, चाहे वो कम रेट पे करेगा ज़्यादा, तो इसको हम री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट कहा जाता है। और ये बॉन्ड की इम्यूनिटी को ये चीज़ बढ़ा देती है। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन अकर्स व्हेन द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो जस्ट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन। बॉन्ड की इम्यूनिटी सबसे आइडियल कब होती है? इस फिक्र में गौर कीजिएगा। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन अकर्स कब? व्हेन एवरेज ड्यूरेशन, जो बॉन्ड का एवरेज ड्यूरेशन है। एक कंपनी ने मुख्तलिफ एवरेज बॉन्ड इशू किए, फॉर एग्जाम्पल 5 साल, 10 साल और 15 साल। अब 3 किस्म के ड्यूरेशन है, 5 साल, 10 साल। तो एवरेज ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? आप तीनों को ऐड कर लें तो 30 बनेगा, तो एवरेज ड्यूरेशन बनेगा 10, ठीक है जी, 3 पर डिवाइड करें तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो जस्ट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट टाइम जोन, कि कितने अरसे के लिए टाइम। तो जब आपका एवरेज ड्यूरेशन आपके टाइम जोन के मुताबिक होगा तो आपकी बॉन्ड की इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। कंजर्वेटिव अप्रोच, अब इसमें 2 किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, 2-3 किस्म की बॉन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। सबसे पहले कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या है जी? मेन फोकस ऑन हायर करंट इनकम। ये कंजर्वेटिव अप्रोच ये होती है कि हम करंट इनकम को बढ़ा लें, फ्यूचर में फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। हाई क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड आर यूज, तो ऐसे मौके पे जब कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं तो अपनी जो आपका हाई क्वालिटी बॉन्ड था उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। यूजुअली लॉन्गर होल्डिंग पीरियड, इसमें यह क्या है कि एक तो टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है कि ड्यूरेशन ज़्यादा, 15 साल या 20 साल का बॉन्ड होगा, हाई क्वालिटी बॉन्ड होगा, और इसमें मेन फोकस करंट इनकम को होगा कि आप आज पैसा लोगों से इकट्ठा करके इनकम को अपनी बढ़ा लें, क्योंकि लोगों को आपने पे करना 15 साल या 20 साल बाद। तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। एक होती है एग्रेसिव अप्रोच, मेन फोकस इज कैपिटल गेन। असल इसमें मसला ये होता है कि आपने अपने कैपिटल साइज को बढ़ाना होता है, कैपिटल गेन को बढ़ाना होता है। कैपिटल गेन क्या है? जो आप कैपिटल का इन्वेस्ट करके जो पैसा अर्न करते हैं उसे कैपिटल गेन कहते हैं। यूजुअली शॉर्टर होल्डिंग पीरियड विद द फ्रीक्वेंट बॉन्ड ट्रेडिंग। कैपिटल गेन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आप ज़्यादातर शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं और फ्रीक्वेंट हो रही होती है। यूजुअली शॉर्टर होल्डिंग पीरियड विद फ्रीक्वेंट बॉन्ड ट्रेडिंग। थर्ड क्या है जी? यूज फोरकास्टेड इंटरेस्ट रेट स्टडी टू टाइम बॉन्ड ट्रेडिंग। आप फोरकास्टिंग को देखते हैं, यूज़ फोरकास्टेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं कि हमारा यार अगर आज जो हम बारो कर रहे हैं पैसा आज इस रेट पे कर रहे हैं, हो सकता है साल बाद रेट मार्केट में कम हो जाए तो हमें कम पे करना, तो हम बॉन्ड को रीपरचेज कर लेंगे। जैसे हमने एक बात की थी कॉल ऑप्शन, तो आप क्या करते हैं? आप उस मार्केट की उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं बीइंग ए बॉन्ड इशूअर। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है, रिप्लेस द बॉन्ड एज द मेच्योर टू और इक्वल टू द डिक्लाइंस। बेचा, होल्ड कर लिया, या ख़रीद के होल्ड कर लिया आपने।
बॉन्ड लैडर स्ट्रेटजी, लैडर जिस तरह सीढ़ी को कहते हैं, लैडर स्ट्रेटजी क्या होती है? शटअप लैडर बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट इनटू वेरिंग मैच्योरिटी डेट। आप क्या करते हैं कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो एक ही रहेगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। शटअप लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, बाय इन्वेस्टिंग द इक्वल अमाउंट, एक जैसे अमाउंट आप क्या करते हैं, आप हर सेगमेंट में डाल देते हैं मैच्योरिटी। एक आपने बॉन्ड मिसाल तौर पर 10 लाख के इशू किए 3 साल के लिए, 10 साल के इशू किए 5 साल के लिए, 10 लाख के किए 7 साल के लिए, 10 साल। तो आपने क्या किया, डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट में आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्वल रखी। अब बॉन्ड मैच्योर परचेज न्यू बॉन्ड विद 10 ईयर मैच्योरिटी टू कीप लैडर ग्रोइंग को ऐसा आपका क्या है, आपकी जो है जो पोर्टफोलियो है बॉन्ड की मोटी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड हायर यील्ड टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स। बॉन्ड स्वैप क्या होता है? सिंपल सा है, लफ्ज़ से ज़ाहिर है, स्वैप किसी को स्वैप करना, साफ कर देना। अगर व्हेन इन्वेस्टर सेल, अब जो पब्लिक था या जनरल पब्लिक थी जिन्होंने बॉन्ड होल्ड किया, जो बॉन्ड होल्डर है, वन बॉन्ड एंड साइमल्टेनियसली बाय अनदर बॉन्ड इन इट्स प्लेस, वो क्या करता है, एक बॉन्ड को बेच के दूसरा कंपनी का बॉन्ड खरीद लेता है, इसे बॉन्ड स्वैपिंग कहते हैं। यील्ड पिकअप स्वैप स्ट्रैटेजी, सेल आर लोअर, बिजनेस का असूल है, आप कम रेट पे चीज़ खरीदते हैं और अच्छे रेट पे बेचते हैं, ये हर जगह बिजनेस का असूल है। बायर अपने एंड पे भी ये सोच रहा होता है और सेलर भी अपने एंड पे ये सोच रहा होता है। तो seller a low yield bond and replace it with the comparable credit equality bond with the higher yield. On other side, often done between different bond sectors, that is industrial bond versus utility bond. Tax swap strategy ये वही है जो आप बॉन्ड जब सेल करते हैं उसमें टैक्स, अब क्या, सेल अ बॉन्ड दैट हैज़ डिक्लाइन इन द वैल्यू यूज द कैपिटल लॉस, जब आप जाइए उसको डिक्लाइन वैल्यू भी करेंगे तो आपको कैपिटल लॉस होगा, ये कंपनी के एंड पे। टू ऑफसेट देयर कैपिटल गेन्स एंड रीपर्चेज अनदर बॉन्ड ऑफ द कंपेरेबल क्रेडिट इक्वलिटी, ये बेसिकली टैक्स को बचाने के लिए बात को इस किस्म की हमारी कंपनी जो है ना हरकत और सकनात करती हैं। वॉच आउट द वाश सेल, न्यू बॉन्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिकल इशू और द बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड। अब इस चैप्टर में हमने जो लर्निंग की है उसमें क्या है, नंबर एक तो हमने ये किया कि उसको रिव्यू कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन द बिहेवियर हमने किया मार्केट साइज़ का और फोर्सेस का, इंटरेस्ट रेट की हमने बात की, इंटरेस्ट रेट की स्ट्रक्चरिंग की बात की, यील्ड की हमने बात की, इन्वेस्टर की बात की, और बॉन्ड किस तरह मार्केट प्लेस में एवेल्यूएट किए जाते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फर्दर जो भी क्वेरी होगी वो इंशाल्लाह हम जूम पे डिस्कस करेंगे, जो खास तौर पे चूँकि ये न्यूमेरिकल है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वीडियो पे या विजुअल इम्पैक्ट पे नहीं समझ आ रही होती, तो हम एक सेशन रखेंगे, इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। फर्दर एक मैं चाह रहा था कि हम एक वाइट बोर्ड पे हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।